हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों समाजशास्त्र, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बच्चों सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द इसको देख ले बच्चों। आज मैं आपको इसका अंतिम पार्ट कराने वाला हूँ और ये है बच्चों पार्ट 3 हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसके बारे में बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पश्चिमीकरण। किसके बारे में? पश्चिमीकरण के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों आधुनिकीकरण के बारे में। उसके बाद बताऊंगा बच्चों मैं आपको धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में। तो ये 3 चीज़ बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर में। तो बच्चों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पश्चिमीकरण। तो जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, पश्चिमीकरण का मतलब होता है क्या कि हम पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है ना बच्चों, उसको अपनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? पश्चिमीकरण कहते हैं बच्चों। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि पहले हमारे वहाँ पे जो है बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब क्या हो गया बच्चों? डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल है उस पर खाना खाते हैं बच्चों। आपने देखा होगा बच्चों सड़क पे जो है सड़क पे बाएं चलना बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों जीन्स पैंट का इस्तेमाल करना, या मैकडोनल्डीकरण हो रहा है बच्चों। मैकडोनल्ड हो गया, इन सबको बढ़ावा मिल रहा है बच्चों, MNC कंपनी आ रही। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों जो आधुनिक भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी जो आधुनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं वो पश्चिमीकरण के कारण आए हैं बच्चों। और जो अंग्रेज़ थे ना, जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, सन 1600 में हमारे वहाँ अंग्रेज आए थे। और इस प्रक्रिया को किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है बच्चों जब कोई कमज़ोर देश के ऊपर कोई ताकतवर देश उसके आर्थिक राजनीतिक चीज़ों पे कब्जा कर लेता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं बच्चों। और ये कौन लाया था बच्चों? अंग्रेज हमारे वहाँ पाश्चात्य संस्कृति लाए बच्चों। संस्कृतिकरण के साथ साथ पश्चिमीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की दूसरी बड़ी प्रक्रिया है। डॉक्टर MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की तरह ही पश्चिमीकरण की अवधारणा को भी भारतीय समाज में लोकप्रिय बनाया था। अगर पूछे बच्चों कि MN श्रीनिवास का मतलब क्या होता है बच्चों? मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। MN श्रीनिवास की बुक का नाम क्या है बच्चों? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इनकी बुक का नाम बच्चों। और इन्होंने कौन कौन से शब्द दिए थे? प्रबल जाति शब्द MN श्रीनिवास ने दिया। साथ ही साथ में बच्चों संस्कृतिकरण किसने दिया? MN श्रीनिवास ने। और पश्चिमीकरण के बारे में भी श्रेय MN श्रीनिवास को ही जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में पश्चिमीकरण की व्याख्या की और कहा कि पश्चिमीकरण जो है ना शब्द अंग्रेजों के शासनकाल के 150 वर्षों से अधिक परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या व्यक्त करते हैं। यानी जो अंग्रेज 150 सालों तक थे ना, और उन्होंने जो भारत में परिवर्तन किया है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। इस शब्द में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, विचारधारा, मूल्य आदि के विभिन्न स्तरों में घटित होने वाले परिवर्तनों को समावेश किया जाता है। तो ये उन्होंने बच्चों अपने बुक में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इसका वर्णन किया था। किसके बारे में बच्चों? पश्चिमीकरण के बारे में, जो 150 सालों से होता आया था। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पश्चिमीकरण था जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था, 150 सालों तक इसका प्रभाव जो निरंतर चला था, और इसका श्रेय किसको जाता है बच्चों बताने का? MN श्रीनिवास को। किसको जाता है? MN श्रीनिवास को जाता है। किसको बच्चों? MN श्रीनिवास को। अगर आपसे पूछे बच्चों कि पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था, तो पश्चिमीकरण के प्रभाव क्या थे, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका पहला प्रभाव तो ये था कि पश्चिमीकृत संस्कृति और उपसंस्कृति का जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट ये है, पश्चिमीकरण संस्कृति और उपसंस्कृति का जन्म हुआ था। और इससे क्या हुआ था?
परस्पर कई सारी संस्कृतियां संपर्क में आई थी, जिससे एक नई उप संस्कृति का जन्म हुआ था। इस उप संस्कृति में वे भारतीय बुद्धिजीवी सम्मिलित थे जिन्होंने समाज सुधार किया था। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये हमारी भारतीय पुरानी संस्कृति थी और ये थी पश्चिमी संस्कृति। इन दोनों के मिश्रण से एक नई उप संस्कृति हुई, यानी एक हिसाब से आप बोल सकते हो बच्चों इनको मध्यम वर्ग। और इन्हीं मध्यम वर्ग ने क्या किया था बच्चों, समाज में सुधार का कार्य किया था। जैसे सुधार का श्रेय किसको जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने पढ़ाया था ना बच्चों, दयानंद सरस्वती। तो ये सब लोग क्या थे, उप संस्कृति के परिणाम स्वरूप ही जन्मे थे। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि पश्चिमी जीवन शैली अपनाने वाले वर्गों का उदय हुआ था। यानी एक ऐसा वर्ग बना था जो पूरी तरह से पश्चिमी जीवन शैली अपनाती थी। उनका खान पान पश्चिमी था, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल आदि सभी क्या थे, सभी पे पाश्चात्य छाप दिखाई देती थी बच्चों। देश में जो मध्यम वर्ग है ना, वो टीवी का शौक रखने लगा बच्चों, सोफ़ा, साथ ही साथ में खाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया डाइनिंग टेबल, कुर्सी, छुरी, कटलेट का इस्तेमाल करने लगा। और ये सब क्या है बच्चों, पश्चिमी संस्कृति की ही देन है। तो दूसरा पॉइंट ये था बच्चों। तीसरा आता है बच्चों कि पश्चिमीकरण से भारतीय कला और साहित्य पर पश्चिमीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा था। जैसे कि अंग्रेजों ने जो है अनेक भवनों को बनाया जो कि पता है मिश्रित कला को प्रदर्शित करती थी, यानी मिश्रित थी। यानी हम ईरानी वास्तुकला, ये सारे जो पाश्चात्य वास्तुकला था उनसे भी सीखा और भारतीय, तो इन दोनों का मिश्रित बनाया था बच्चों। जैसे राजा रवि वर्मा थे, ई.बी. हेबल थे, अविनाश टैगोर थे, है ना, साथ ही साथ में चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आदि, ये इन सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, एक नवीन शैली को जन्म दिया था। नवीन वास्तुकला को, पश्चिमीकरण से जो प्रभावित थी शैली को इन्होंने जन्म दिया था बच्चों। साथ ही साथ में जो जॉन गिलक्राइस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया था, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लेखकों ने मिलकर राष्ट्रीयता को क्या किया था, जागरण किया था, है ना। यानी इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी को बढ़ावा दिया था, प्रांतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ कई सारे लेखकों ने मिलकर राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा दिया था। तो ये था बच्चों पश्चिमीकरण के 3 प्रभाव हमने किए। अगला है बच्चों, चौथा है बच्चों पश्चिमीकरण प्रभाव कि परिवार संस्था पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था बच्चों कि अंग्रेज यानी उपनिवेशवाद से आने से पहले हमारे वहाँ पे संयुक्त परिवार हुआ करता था। यानी संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते थे। परिवार का आकार बच्चों बड़ा होता था। लेकिन उपनिवेशवाद के बाद क्या हो गई, संयुक्त परिवार की प्रथा टूट गई बच्चों। क्यों, उपनिवेशवाद के बाद क्या आया था, औद्योगिकरण आया था। और औद्योगिकरण से जगह जगह पे उद्योग लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ, नगरों में जो है श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ी और ये श्रमिक बनकर कहाँ जाने लगे, नगर। तो इसी से क्या हो गया बच्चों, नगरीकरण हो गया। बाद में नगर में ये अपनी फैमिली लाकर बसने लगे, तो एक परिवार वहीं पे रहने लगा बच्चों। तो गांव का जो संयुक्त परिवार है वो टूट गया और अब कैसा परिवार हो गया बच्चों, एकल परिवार हो गया। तो संयुक्त परिवार की जगह पश्चिम की व्यक्तिवादी परिवार को अपनाया गया था, यानी एकल परिवार हो गया था। तो ये भी संस्कृतिकरण का, पश्चिमीकरण का प्रभाव था बच्चों। पांचवा क्या है कि पश्चिमीकरण का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। तो महिलाओं की इसमें अगर देखें बच्चों तो पश्चिमीकरण का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। कैसा हुआ है बच्चों, सकारात्मक। क्यों बच्चों, कि कई सारी महिलाएं क्या होने लगी, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। अब वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगी, अधिक उम्र में विवाह करने लगी। साथ ही साथ में क्या हुए, जो वो पुरुष पे निर्भरता थी ना उनकी, तो उनकी पुरुष पे निर्भरता में कमी आई और खुद क्या करने लगी बच्चों, कामकाज करने लगी। घरेलू कार्य से बच्चों वो आगे उठ गई थी। तो क्या हुआ था बच्चों, पश्चिमीकरण से महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार आया था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति द्वारा जो नवीन परिस्थितियां, ने बाधाओं को क्या किया, काफ़ी सीमा तक क्या किया, दूर दूर तक खत्म कर दिया, यानी कम कर दिया था। और आज वो महिलाएं बच्चों विधानसभा और संसद की सदस्य भी हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, 1/3 आरक्षण यानी लगभग 33% आरक्षण भी है उनको, है ना। विधानसभा संसद में मिलने वाला है, लेकिन स्थानीय शासन में बच्चों उनको मिल चुका है। पाश्चात्य संस्कृति ने महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा दिया है और आज समाज में, है ना, उसका अगला प्रभाव क्या बच्चों, कि आज हमारे समाज में पीढ़ी संघर्ष है बच्चों। पीढ़ी संघर्ष कैसे, कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में बच्चों बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप हो गया है, कि, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पीढ़ी संघर्ष कहते हैं।
केरल की थिया जाति ने ब्रिटिश संस्कृति को अपनाकर बहुत आगे, और बच्चों एक उदाहरण इसमें आया है कि केरल की एक थिया जाति थी ना, उसने क्या किया, वो नीची जाति थी लेकिन उसने ब्रिटिश संस्कृति को अनुकरण को अपनाकर आगे निकल गई। इसका मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, इससे जो नीची संस्कृति के लोग थे ना, नीची जाति के लोग, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों। सपोज दैट मान लो एक अंग्रेजी लैंग्वेज आ गई बच्चों, नहीं तो इसमें बच्चों जो ऊंची जाति के थे, नीची जाति के, सबको समान अवसर मिला बच्चों, और उन्होंने क्या किया, अपनी सामाजिक स्थिति को इससे सुधार किया। उसके बाद आएगा बच्चों आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। तो औद्योगिकरण के बाद यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ था, तो पूंजीवाद का विकास हुआ बच्चों, और औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण हुआ, और ये सब आधुनिकता का ही प्रभाव था। आधुनिकीकरण अगर पूछे बच्चों मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, तो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, है ना। तो आधुनिकता एक बहुआयाम वाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो कि समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन का एक नया रूप और अर्थ प्रदान करता है। इसे कई स्तरों पर देखा जाता है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हो गया, समूह के स्तर पर हो गया, और सारे समाज के स्तर पर हम आधुनिकीकरण को देख सकते हैं। प्रारंभ में आधुनिकीकरण का आशय सिर्फ था बच्चों टेक्नोलॉजी, यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही मान लेते थे या उत्पादन प्रक्रिया में सुधार को मान लेते थे कि आधुनिकीकरण हुआ है बच्चों। लेकिन आज जो है सार्वभौम दृष्टिकोण, यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, यानी वासुदेव कुटुंबकम को महत्व दिया जा रहा है। अगर पूछे बच्चों उसके बाद आता है क्या, धर्मनिरपेक्षीकरण यानी सेकुलराइजेशन होता है। तो आज व्यक्ति के व्यवहार में तार्किकता का तत्व ज़्यादा नजर आता है। लोग उनके जीवन में जो निरंतर धार्मिकता का ह्रास हो रहा है, यानी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे ना, वो खत्म, लोग तार्किक होते जा रहे हैं, यानी तर्क के आधार पर उत्तर दे रहे हैं ना बच्चों। तो इसका अर्थ क्या होता है धर्मनिरपेक्षीकरण का, तो धर्मनिरपेक्षीकरण या पंथ निरपेक्षीकरण को उस सामाजिक विचार या प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके अंतर्गत धर्म की प्रधानता परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे कम हो जाती है और तार्किकता व व्यवहारिकता लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं यानी धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण, तो धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं, जिसमें तार्किकता यानी तर्क के आधार पर हम ज़्यादा होती है, और जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है ना, कट्टरता की प्रवृत्ति, वो कम हो जाती है, प्रवृत्ति होती है बच्चों, तो वो कम हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं, सेकुलराइजेशन कहते हैं ना। उसके बाद आएगा, अगर शाब्दिक पूछे बच्चों तो धर्मनिरपेक्षीकरण। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार जो होती है ना बच्चों, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही वो किसी धर्म को क्या करेगी, बढ़ावा देगी बच्चों। तो भारतीय समाज के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण या लौकिकता की सरकारी या संवैधानिक व्याख्या धर्मनिरपेक्षता है। अगर पूछे अर्थात क्या है, संवैधानिक तौर पर सब धर्म क्या है, हमारे वहाँ बराबर हैं बच्चों। सरकार किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात की नीति को ना अपनाएगी, ना तो स्वयं अपनाएगी, और ना ही किसी व्यक्ति या संस्था को, समुदाय को अपनाने देगी, है ना। ये विचार गांधी जी के भी थे। उनके अनुसार सेकुलर का अर्थ क्या था, धर्महीन नहीं है बल्कि सर्वधर्म संभाव है, यानी सभी धर्मों का क्या करना बच्चों, आदर करना। तो ये गांधी जी के भी विचार थे बच्चों। तो जैसा कि ये था बच्चों, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ स्मरणीय यानी याद करने योग्य बातें क्या क्या थी बच्चों, जो जैसा कि मैंने बताया, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, और जिसके लिए आधुनिक सिद्धांतों के साथ साथ हिंदू शास्त्रों का भी उन्होंने संदर्भ किया था, यानी उसके बारे में बहुत पढ़ा था बच्चों, किसने, राजा राममोहन राय ने। और कब, 4 दिसंबर 1829 को उन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया था बच्चों। रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, है ना, विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संबंध देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ की रचना की थी, यानी बुक लिखी थी। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना और कुरान में लिखी बातों और आधुनिकता विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति नियमों की समानता जाहिर की। और इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था बच्चों, अहमदिया आंदोलन, है ना, ये किया था। तो उसके बाद क्या था, कंदुकिरी वीर सेंगलिम ने द सोर्स ऑफ नॉलेज पुस्तक की रचना की थी बच्चों, है ना। उसके बाद आएगा समाजशास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से जुड़े 3 पहलुओं, संचार साधन, संगठन स्वरूप और विचारों की प्रकृति की विवेचना की थी। जो ये सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
उसके बाद बच्चों 1914 में अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना हुई थी। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था थी बच्चों पहली। 1868 में इंदु प्रकाश ने क्या किया था, विद्यासागर की जो पुस्तक थी ना उसमें मराठी में अनुवाद किया था और प्रकाशित किया था बच्चों उसको। ज्योतिबा फुले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था और पंजाब से निकलने वाली महिलाओं के लिए एक पत्रिका तहसीब ए निस्वान ने खुलकर बहुविवाह का क्या किया था, विरोध किया था। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। और अगर पूछे बच्चों आपसे कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किसने लिखी थी बच्चों, जॉन मिल ने क्या लिखा था, ऑन लिबर्टी पुस्तक के बारे में लिखा था। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों मेन मुख्य बातें क्या है, संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ा, इसकी आलोचना क्यों होती है बच्चों उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण समाज सुधारक के बारे में पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों संस्कृतिकरण है। साथ ही साथ में आप बच्चों बुक और उनके जो नेम है ना, ऑथर के नेम है वो जरूर याद कर लेना बच्चों। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा बच्चों एक दो बार वीडियो और देख लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपका कमेंट बच्चों हमारे लिए बहुत सहयोगात्मक होगा। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।